ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भूजल और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा और पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हमारे परिवेश में हमारा जो जल है उसका एक बहुत बड़ा स्रोत भूजल यानी ग्राउंड वाटर में निहित है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी सीमाएं हैं। अगर वह प्रदूषित होता है, प्रॉपर तरीके से रिचार्ज नहीं होता है, तो जल संकट की स्थिति भी देखी जाती है। और आज हम कार्यक्रम में मुख्य तौर पर अपने भूजल स्तर के संरक्षण पर हम बात कर रहे हैं और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कोशिशें सरकार की ओर से या जल शक्ति मंत्रालय के जो नेशनल वाटर मिशन है उसके प्रयास के तहत हो रही हैं, उन पर हम बात करेंगे। साथ ही और भी अन्य पर्यावरण से जुड़े हुए मसलों पर आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे नेशनल वाटर मिशन में मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। पर्यावरणविद मुकुल सानवाल भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। दरअसल भूजल गुणवत्ता को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई है और 2024 की इस रिपोर्ट में कई डेटा, कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, जो आज हमें इस चर्चा का एक तरह से विषय दे रही हैं कि किस तरह से भारत में भूजल स्तर की स्थिति है और उस स्थिति को और सुधारने के लिए, भूजल स्तर की गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, क्या प्रयास होने आवश्यक हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम अर्चना जी आपसे ही शुरू करें। जो हमारा भूजल है उसको लेकर अगर हम नेशनल वाटर मिशन के कुछ इनिशिएटिव्स से ही चर्चा की शुरुआत करना चाहें, भूजल को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से सरकार कोशिशें कर रही है जिससे कि भारत में जल स्रोत के इस अहम स्रोत को हम आगे भविष्य में और बेहतर पाएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर है। हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 25% है, जो कि यूएस और चाइना कंबाइंड से भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन्स में जल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए उन्होंने 2019 में जो जल के विभाग अलग अलग काम कर रहे थे, उन्होंने एकजुट किया और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया ताकि जल में भूजल, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर और तरह तरह के जो रिसाइकल्ड वाटर अलग अलग ना हो। तो उन्होंने एकत्रित किया सारे पीने के पानी के भी विषयों को लेके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गठन हुआ। और हमारे भूजल के कुछ मुख्य जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम है अटल भूजल योजना। ये अटल भूजल योजना 80 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, जो 7 प्रदेशों में जहाँ पे भूजल की स्थिति गंभीर है उन प्रदेशों में ये चल रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जन भागीदारी से, पंचायत की भागीदारी से भूजल के गिरते स्तर को रोकना। और इसमें वो पंचायत जो है एक विलेज सिक्योरिटी प्लान बनाती है, वाटर बजट बनाती है। हर पंचायत को ये पता होता है कि कितना पानी का स्रोत है और कहाँ कहाँ वो खर्च हो रहा है। और ये पंचायत के ही थ्रू विलेज सिक्योरिटी प्लान बनता है। और ये जो है हमने इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि उनका जो लोकल प्लान्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के, उसके साथ वो सम्मिलित हो जाए, जो विलेज सिक्योरिटी प्लान है और वाटर सिक्योरिटी प्लान है। तो अटल भूजल योजना जन भागीदारी से करती है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम जब वर्षा ऋतु के समय जितना भी पानी है वो नदी या सागर में बह ना जाए और उसको हम संगठित करें ताकि लीन वाटर सीजन में हम उसको यूज कर सकें और ग्राउंड वाटर भूजल का स्थिति को भी बेहतर कर सकें।
और थर्ड जो इसमें है, जो जल शक्ति अभियान के तहत ही एक नई इनिशिएटिव जो सूरत में हमारे आदरणीय मंत्री CR पाटिल के गुजरात के अनुभव से स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑनरेबल PM भी ई एड्रेस किए, उसमें है कि जन भागीदारी से जल संचय करना। तो इस इनिशिएटिव का नाम जो जल शक्ति अभियान के अंतर्गत है, जल संचय जन भागीदारी। इसमें जो उद्योगपति हैं, जो NGOs हैं, जो ऐसे समर्थ लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो इनको आह्वान किया गया है कि आप भी पानी जो है सिर्फ होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से चलना चाहिए, आपकी भी भागीदारी साथ में होनी चाहिए। और गुजरात के सूरत बेस्ड बहुत से समर्थ लोगों ने अपने जो स्टेट ऑफ ओरिजिन है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे उन्होंने संकल्प लिया है कि वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो ये अभियान अब चल पड़ा है और इसके तहत अराउंड 3.48 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत हो रहे हैं, जिसमें सरकार और गैर सरकारी फंड्स दोनों यूज करके किए जा रहे हैं। फोर्थ जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, ये जो हमारा मास्टर प्लान है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, जो 2020 का है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट और में कहाँ कहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, क्योंकि वो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका 5 मीटर से ऊपर है पानी, मतलब आप 5 मीटर में ही अगर पानी पा जाते हैं गड्ढा खोदने से, तो फिर वहां पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज से फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये जो मास्टर प्लान है, ये बताता है कि कौन कौन सी आइडियल लोकेशंस है जहाँ पे ये करना चाहिए। बट अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जैक्ट एरिया लोकेशन जो है मैपिंग, उसकी भी बहुत स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट किया है और अभी इस पे काम चल रहा है। फिफ्थ है नेशनल एक्यूफर मैपिंग फॉर मैनेजमेंट, नैक्विम करके है। तो एक्यूफर वो होता है जो चट्टान और मिट्टी का जब तहत भूजल, मतलब धरती के अंदर जब पानी को रोकता है, तो उसको हम एक्यूफर बोलते हैं, कि जहाँ पे पानी मतलब अटक जाता है और पर्कुलेट और नीचे नहीं कर पाता है। तो इस तरह से 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर नैक्विम प्लान के अंतर्गत हमारे कितने एक्यूफर्स हैं वो मैप हुए हैं प्लानिंग के लिए। और प्लस अभी जो आपने कहा कि ग्राउंड जो हमारा वाटर असेसमेंट रिपोर्ट्स है, ये 2024 का दिखा रहा है कि 2017 से 2024 तक हमारा ये बढ़ गया है, अराउंड 24 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर लेवल ओवरऑल इंडिया में बढ़ा है। हमारे सेफ यूनिट्स बढ़े हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स घटे हैं, और इस बार फर्स्ट टाइम उन्होंने गुणवत्ता, जैसा कि आपने कहा, क्वालिटी के लिए भी प्रोसीजर्स बनाए हैं और क्वालिटी चेकिंग भी कर रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल 2023 तक था, इस बार ग्राउंड वाटर क्वालिटी की भी असेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेट्स से मिलकर उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला है, जिसमें उन्होंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी है और कहीं कहीं पे ऑफ कोर्स आर्सेनिक, फ्लोराइड और ये सब के इश्यूज हैं। तो ये सब हमारे मेजर जो प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स हैं जो ग्राउंड वाटर के लिए हैं। मुकुल जी को हम चर्चा में जोड़ते हैं। मुकुल जी, अभी जैसा कि अर्चना जी ने विस्तार से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र किया जो जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, और ये आकलन किस तरह से जो जितनी भी ये परियोजनाएं हैं या जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भूजल के स्तर को बढ़ाने में, उनको और ज्यादा दिशा दिखाने में ये काम आते हैं, और जिस तरह से अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया जाता है। अभी अर्चना जी बता रही थी कि बहुत सारे उद्योगों के साथ मिलकर योजनाओं में काम किया जा रहा है, खासतौर पर जो जन भागीदारी से जल संचयन योजना है, इस तरह की योजनाओं में। तो कैसे इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं या आकलन है वो मददगार होते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स इन आंकड़ों से, इस डेटा से अपनी जो नीतियां हैं उनको तय करें? सबसे पहले तो ये है कि अगर आप भारत का इतिहास देखते हैं, 2000 साल पुराना इतिहास देखते हैं, तो भारत में जो समृद्धि थी, जो प्रोस्पेरिटी थी, वो मॉनसून के तहत के कारण ही थी। किसी और देश में दुनिया में
इस तरह की वर्षा नहीं होती है। एक ठीक समय पे आती है, साल में 2 बार आती है, पर्याप्त पानी गिरता है। भारत में एक अकेला देश था ये 2-3 हजार साल से, जिसमें 3 क्रॉप लिए जाते थे बिना किसी सिंचाई परियोजना के। आप देखेंगे ये कहा जाता है कि हर जो प्राचीन जहां जहां से सिविलाइजेशन उत्पन्न हुआ वहां पे सिंचाई की जरूरत पड़ी। जो सिविलाइजेशन उत्पन्न हुआ वो वर्षा ऋतु की वजह से उत्पन्न हुआ, इसमें कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, शासन द्वारा, राजा द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों की। तो प्रधानमंत्री ने जो अभी बताया गया कि सोच पर हमको विचार करना है 1 मिनट की, उनने इस बात को पकड़ा कि जब प्राचीन समय से हमारा अकेला देश है जिसमें वर्षा ऋतु को संचय करके ही वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि प्रत्येक घर को सम्मिलित करके हुई है। तो आपने कभी बताया गया कि हम जो भूगर्भ से जो पानी लेते हैं वो दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा है। अन्य देश चाहे चाइना और अमेरिका के बराबर हम लेते हैं, जो इतने ही बड़े देश, इतनी ही आबादी के देश हैं। तो इस बात को समझने में हमको इतने दिन लग गए कि ये है एक केंद्र बिंदु हमारी विकास के लिए, हमारे सार्वजनिक विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास ही नहीं, सार्वजनिक विकास के लिए। तो जैसे अभी बताया गया कि सारे जो अन्य कार्यक्रम हो रहे थे शासन के, उनको केंद्रित किया गया। केंद्रित करने के साथ साथ अभी आपने सुना, उसमें मैं कुछ बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस केंद्रीकरण में पंचायत, उद्योगपति, प्रदेश और टेक्नोलॉजी का मिश्रण किया गया है। ये भी यूनिक है क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम कहीं दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसकी उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। तीसरी बात ये है कि ये जो आपने अभी सुना कि वर्षा ऋतु को समन्वय कर रहे हैं, रोकें, बहने ना दें, यही थी समृद्धि प्राचीन काल से। ये 8-10 साल बाद हमें पता चलेगा कि विश्व में अन्य देशों में पानी की कमी होगी, भारत में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश आबादी शहरों में जा रही है। ये हर देश में हो रहा है, हमारे यहाँ भी होगा। शहरों में जब जाते हैं तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। पर ये जो कार्यक्रम इस समन्वित रूप से किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि 10 साल बाद हम देखेंगे कि हमारे शहरों में पानी की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। अन्य देशों में पानी की कमी हो सकती है। अर्चना जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो एक हमारे सामने चिंताजनक रिपोर्ट नीति आयोग की ओर से आई थी कि हमारे देश में बहुत सारे शहरों में, जिलों में जो भूजल स्तर है लगातार कम होता जा रहा है। और जिन प्रयासों का आपने जिक्र किया बीते 4-5 साल में, जो बहुत तेज गति से भूजल स्तर को बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, और अब जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ये आकलन और एक रिपोर्ट 2024 की आई है जिसमें आपने बताया कि बहुत सकारात्मक हमारे पास आंकड़े आने लगे हैं कि हम जल स्तर को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो चिंता थी लगातार नीचे जाते हुए जल की, उसको हम अब तेज गति से पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, और अभी जो प्रगति हो रही है उसको आप कैसे देखती हैं? और आने वाले समय में, जैसा कि अभी मुकुल जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो चिंता एक वक्त देखी जाती थी भारत में, जो चिंता अभी भी है कई स्थानों में, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें कि कुछ स्थानों में अभी जरूरत है जल स्तर में और तेज गति से काम करने की, तो क्या इन प्रयासों के नतीजे और सकारात्मक भविष्य में देखने को मिलेंगे? भविष्य की बात ना करें, अभी ही ये सकारात्मक नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं ग्राउंड वाटर रिपोर्ट में। जैसे 2017 से 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर सिर्फ टैंक, पॉन्ड और वाटर रिचार्ज कंजर्वेशन स्ट्रक्चर से पानी भूजल स्तर में बेहतरी हुई है। जो 2024 में अब हमारा जो भूजल स्तर जो इन स्रोतों से आया है, टैंक्स, पॉन्ड्स और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर से, ये 25.34 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि 2017 में सिर्फ 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर था। तो इन रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की जो एडवांटेजेस हैं और जो उनका रिचार्ज में रोल है, क्योंकि इसका अब आकलन अलग से होने लगा है, ग्राउंड वाटर बोर्ड ने करने लगा है, तो ये आकलन दिखा रही है कि हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिजल्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। किंतु इंडिया में 2-3 विषय है जो चैलेंजेस है। फर्स्ट चैलेंज हमारा ये है कि पानी जो है वो राज्य का और ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली लोकल बॉडीज का विषय है, और हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें भी चैलेंज ये है कि ये रेनफॉल पैटर्न मतलब जलवायु परिवर्तन के चलते हो, ये जून टू सितंबर में ही 4 महीनों में
50% 15 दिनों के अंदर ही हो जाता है। तो 15 दिन के अंदर आप सोचिए 50% वर्षा हो जाती है। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि उतने कम समय में ही आपको जल संचयन करना है। तो उसके लिए आपके सारे पॉन्ड्स, टैंक्स, वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर सब रेडी होने चाहिए, और सिर्फ उनको कंस्ट्रक्ट करना नहीं, हर साल या हर 2 साल पे मेंटेन करके भी रखना ज़रूरी है। नहीं तो उससे प्लस उनकी क्वालिटी, उनकी फिल्टरेशन, ये सब भी रख रखाव भी ज़रूरी है। तो ये 2 चैलेंजेस हैं, प्लस अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं। जैसे आपने बेंगलोर या चेन्नई या मुंबई या इवन दिल्ली में हम फ्लडिंग देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे जो नेचुरल सोक्स थे, जैसे अब घास पे आप देखेंगे कि पानी जनरली जमता नहीं है, तुरंत अंदर चला जाता है, पर इतना कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है अर्बनाइजेशन के चलते, पॉपुलेशन इतना, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, कम जगहों में हम लोग रह रहे हैं, तो पानी फिर जाएगा किधर। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए अपने घरों में। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में ये 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर अगर आपका फ्लोर एरिया है तो आपको एक लगाना ही है, और या तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करिए, लेकिन क्वालिटी की ध्यान रखिए, या उसको रीयूज कर लीजिए लीन सीजन में। पर जागरूकता अभी हो नहीं पाई है उतना जितना कि हम चाहते हैं, और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि लोगों को ये समझ में आए कि हमारा जल जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। 1126 BCM ही हमारा फॉरएवर के लिए रिसोर्स अवेलेबल है ऑफ वाटर, और 1180 BCM कहते हैं 2050 तक, जिस तरह से हमारा अर्बनाइजेशन और फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे ये पानी जो है। ये सप्लाई तो लिमिटेड है 1126, चाहे आप 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर लें, तो हमें डिमांड भी कम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसीलिए आजकल हम रिसाइकिल, रीयूज, रिचार्ज, रिड्यूस वाटर कंजम्पशन और रिस्पेक्ट वाटर को भी बहुत, डिमांड साइड ऑफ वाटर को भी बहुत हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और बेसिकली जो एक और जो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज वो है कि हमारा रेन वाटर स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन है। अब अगर जयपुर में 300 mm होता है तो गोवा में 3000 mm होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो वेरिएशन है हमारा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सारा समाधान सरकार ही या जनता ही कर दे सकती है, लेकिन अगर जनता और सरकार एक साथ जन भागीदारी में काम करें और अपने जो डिमांड साइड का जो है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर अगर सेव करें, तो भी हम बहुत ज़्यादा जल बचा सकते हैं, और ये जो संकट है इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम जा रहे हैं, और जिस तरह से अब स्टेट्स भी, बिकॉज स्टेट्स ओनरशिप और लोकल बॉडीज ओनरशिप ये भी अब बहुत बढ़ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि हमें ये जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुकुल जी, जैसा कि अर्चना जी ने जन भागीदारी की बात की, और सरकार ने अपनी परियोजनाओं में जो जल संरक्षण की परियोजनाएं हैं उसमें जन भागीदारी को बहुत महत्व दिया है, जिसका आप भी अपने बात में जिक्र कर रहे थे। चाहे वो कैच द रेन कैंपेन हो, अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजना की भी बात करें जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात का एक स्लोगन हमारे सामने आता है, कैच द रेन कैंपेन का तो अभी हमने जिक्र किया ही, और इसी तरह से जोर है ज्यादा से ज्यादा देश भर में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रक्चर बने, जिसका भी जिक्र भी कर रही थी अर्चना जी। और एक विशेष अभियान अक्टूबर में लॉन्च किया गया था जल संचयन को लेकर, जन भागीदारी से जल सितंबर में जी, जिसमें पूरे देश भर में अगले मॉनसून से पहले एक बहुत बड़े स्तर पर वर्षा जल संचयन के संरचनाओं को बनाने की एक योजना है। उस पर हम अर्चना जी से भी जानेंगे ही, लेकिन आपसे बस ये जानना मैं चाह रहा था कि समुदाय की भागीदारी और समुदाय की जागरूकता का साथ में होना नीतियों को कितना और ज्यादा प्रभावी बना देता है, जिससे कि जल स्तर में हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख पा सकते हैं आने वाले समय में। मैं एक नीति परिवर्तन की तरफ दिशा आकर्षित करूंगा। जैसे अभी अर्चना जी ने कहा कि एक समन्वित रूप से पानी को देखा जा रहा है, तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा कि अभी तक जब से ब्रिटिश शासनकाल हुआ
और कुछ ही साल पहले तक ज्यादा जोर मेजर सरफेस इरिगेशन के ऊपर था। बड़ी बड़े डैम बनाए जाएं, बड़ी नहरें बनाई जाएं। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा कनाल, लोअर गंगा कनाल एक इंजीनियरिंग फीट माना जाता था कि करीब करीब पूरी गंगा जी को ही आपने एक बड़ी भारी नहर से डाइवर्ट कर दिया सिंचाई के लिए, उनके हिसाब से कॉटन और शुगर केन के लिए। इसी के साथ साथ जो नए क्रॉप आए जिससे हमारी भुखमरी पर बहुत मतलब अब कमी जो हो रही थी आबादी के बढ़ने से बहुत बड़ा असर पड़ा। धान और गेहूं, जो नया गेहूं और धान आया उसमें भी बहुत अधिक रूप से पानी की जो आवश्यकता पड़ती थी, और जो सरफेस इरिगेशन से सिंचाई होती थी वो ये नहीं देखती थी कितनी आवश्यकता है, 1 इंच या 2 इंच के हिसाब से खेत भरा जाता था। ये ब्रिटिश शासनकाल की नीति ही चली आ रही थी। अब इस नीति पर भी परिवर्तन हुआ है और ये नहीं माना जा रहा है कि जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो भागीदारी से जो कार्यक्रम होंगे, अर्चना जी ने भी कहा, चाहे चाहे टैंक बने, चाहे लोकल कंजर्वेशन हो, वो मेजर माइनर का डिस्टिंक्शन खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेजर का मतलब होता था बजट भी उसी तरफ जाता था, माइनर का होता था कि हमने छोड़ दिया है, ये छोटी चीज है, ये लोकल लेवल पर छोड़ दीजिए। अब कोई बड़ी और छोटी चीज नहीं है, लोकल लेवल पर ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमको संचय करना है पानी का। जैसे अर्चना जी ने कहा 15 दिन में करना है, मैं उसमें एक बात ये बढ़ाऊंगा कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये भी, इसमें भी परिवर्तन आएगा। आज जहां हम ज्यादा पानी देख रहे हैं वहां कम आएगा, जहां कम देख रहे हैं वह ज्यादा आ सकता है, तो उसकी भी हम नीति बनानी चाहिए। और जो अर्चना जी काम कर रही हैं, अभी आपने सुना कि वाटर कंजर्वेशन पर जो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव दिया जा रहा है, ताकि उसको हम आइडेंटिफाई तो करें, पता तो चले कहाँ पे है, कहाँ कार्यक्रम करना है, वो इस पैमाने पर पहली बार ही शुरू हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस क्षेत्र में किसको क्या करना है। और अंत में हम देखेंगे, जैसे अर्चना जी ने कहा, कि हर गांव में जहां जहां बंदियां बन सकती हैं, पूरे बुंदेलखंड में बंदियों पर ही निर्भर थे गांववासी, तो वहां पे अगर हम उनकी सफाई करते हैं, उसमें छोटी बंदी बनाते हैं, ये है असली माइनर। सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये हर गांव से लिंक्ड है। माइनर इसलिए नहीं है कि इसका बजट छोटा है या ये छोटी चीज है, पर ये इसलिए है कि छोटे कार्यक्रम हैं, पर बजट इस पे मिल दिया जाएगा, ध्यान आकर्षित किया जाएगा। आपने नीति आयोग की बात की, नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी एक जागरूकता प्राप्त की, पर उसका उतना तकनीकी आधार नहीं था। जो अर्चना जी के काम का तकनीकी आधार निकल के आ रहा है, इससे जो नीति बनेगी और जो लोकल लेवल पर नीति बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, जब वो देखेंगे कि इसका ये हमको फायदा होगा, तो तभी ये जो हम देख रहे हैं कि लोकल, स्टेट और पंचायत राज में जो विभाजन सा है इस समय, प्रशासकीय विभाजन जो है वो कम होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको सम्मिलित करेगी। उनको लोकल फंड पर तो लोकल लोगों को ही हो रहा है। जो काम अर्चना जी कर रही है उसका दिल्ली को फायदा नहीं है, हर गांव को फायदा है। अर्चना जी, अगर हम वापस सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट पर आए, तो हमने देखा कि 15,000 से ज्यादा जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, निगरानी स्थल हैं, और 5,000 के आसपास ट्रेंड स्टेशंस हैं, वहां से पूरा डेटा प्राप्त किया गया। तो इतनी विविधता है हमारे देश में, हर तरह की विविधता के साथ जो हमारा भौगोलिक पूरा स्वरूप है उसमें इतनी ज्यादा विविधता है, और इसी हिसाब से हमें नीतियों को भी बनाना पड़ता है, उसको जमीन पर लागू करना पड़ता है। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, इसकी रिचार्ज को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह के चैलेंजेस हैं भारत में इस विविधता के हिसाब से, और उनको दूर करने के लिए नेशनल वाटर मिशन की ओर से क्या योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखें तो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाकों की अपनी समस्या है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां से तो बहुत सकारात्मक आंकड़े हमारे पास में आए हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो किस तरह से इस विविधता में हम नीतियों को सही तरीके से लागू करके अपने देश में एक पूरा समन्वित मॉडल तैयार कर सकते हैं ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को लेकर? जैसा कि आपने सही कहा कि वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन जो है इंडिया जैसे कंट्री के लिए लागू हो ही नहीं सकता। बिकॉज आप दिल्ली से ही थोड़े दूर चले जाइए, आपको एक टोपोग्राफी चेंज कर जाती है। तो ये विविधता है, इसीलिए हम लोग लोकल प्लानिंग पे विश्वास करते हैं। बिकॉज अगर आप मान लीजिए बिहार के किसी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो उसका फायदा नहीं होगा। और जैसा कि मुकुल जी ने बहुत राइटली कहा है कि ऑलरेडी हमारी पूरी संस्कृति में पानी के संचयन का, वर्षा जल के संचयन का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप था। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री का एक सोच है कि फ्यूचर जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे,
वो बिल्कुल ही, इसलिए उन्होंने एक मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बहुत पॉपुलराइज किया है। हर विलेज को, हर म्यूनिसिपल बॉडी को, सबके पास डेटा, बहुत हद तक वाटर पे डेटा अब अवेलेबल है, तो उनको उसी अपने टोपोग्राफी के हिसाब से, अपने हाइड्रोलॉजी, अपने एक्यूफर के हिसाब से, जैसे कुछ कुछ रॉक्स होते हैं वो हार्ड रॉक्स होते हैं, वहाँ पे एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं काम करता है। और कहीं कहीं पे जैसे सॉफ्ट रॉक, जहाँ पे कहीं कहीं पे मिट्टी एलुवियल होती है, तो जहाँ पे पोरोसिटी ये सब ज्यादा होती है, तो हर जगह हर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए हम एक बहुत बड़ा हमारा मतलब उद्देश्य रहता है जो हम पंचायती राज के साथ करते हैं कि विलेज लेवल सिक्योरिटी प्लान, म्यूनिसिपल लेवल अमृत के अधीन जो महुआ का की म्यूनिसिपल लेवल, स्टेट एक्शन प्लान भी हम, ओवरऑल बेसिन लेवल प्लानिंग हम बना रहे हैं जो कि हम देते हैं। बट अब हर बेसिन के, हर वाटरशेड में जो प्लानिंग है वो लोकल होना चाहिए। बिल्कुल। अंत में मुकुल जी, आपसे ही मैं चर्चा का अंत इस सवाल से करूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि नई जो नीतियां हैं भारत की, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की लीडरशिप है और कई बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, और विश्व स्तर पर जो स्टैंडर्ड स्थापित भारत ने किया है उनके बारे में उन्होंने विस्तार से कहा। और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और बायोफ्यूल अलायंस जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर एक मार्ग दिखाएंगे पूरी विश्व को। तो किस तरह से आप देखते हैं भारत, अंत में संक्षेप में अगर आप कहना चाहें, कि विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर अपनी एक सजगता और अपना एक बहुत बड़ा नेतृत्व निभाने की ओर बढ़ रहा है, जिससे हम आगे अपने भविष्य में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को अपने पूरे विश्व में स्थापित कर पाए? प्रधानमंत्री जी की ये सोच में एक नया परिवर्तन ये आया, देश के लिए नहीं पर विदेश के लिए, कि टेक्नोलॉजी से हम ये नहीं इसको हम ठीक कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं, हमको अपने लाइफ, अपने को ही परिवर्तित करना पड़ेगा। नई सोच, नई नीतियां लानी पड़ेंगी जो टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज में, सौर ऊर्जा में हम लोगों ने एक नए कीर्तिमान बनाए हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, हमारे शहरों में जिस प्रकार से कार्बन एमिशन हो रहे हैं वो ग्लोबल एवरेज से कम है। भारत विश्व के तीसरे दर्जे पर पहुंचने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार का, आंकड़ों के बेसिस पर क्लाइमेट चेंज के को अगर हम देखते हैं तो जो कार्बन एमिशन हमारा पर कैपिटा निकलता है वो ग्लोबल एवरेज से कम रहेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसको विश्व भी देख रहे हैं, पर वो इसको कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सभ्यता या उनकी यहाँ ये सोच नहीं है कि हर एक व्यक्ति को इसमें सम्मिलित करना है, भागीदारी के साथ करना है, अपने जीवन स्तर को परिवर्तित करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा विकास रुकेगा या हम अन्य देशों की तुलना में हम गरीब रह जाएंगे या हमारे यहाँ वो सुविधाएं नहीं होंगी। प्रधानमंत्री का यही कहना है कि उन्हीं सुविधाओं के लिए हम प्रयास करें कि कम से कम प्रकृति पर बोझ डालें, और भारत ने दिखाया है कि ये संभव है और किया जा रहा है और करते रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जो कहा बिल्कुल सही है। अन्य देश इस बात को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत एक नया कीर्तिमान दिखा रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं, पर हमारा पर्यावरण पर प्रभाव ग्लोबल एवरेज से कम रहेगा। क्लाइमेट चेंज में ही नहीं, पानी के उपयोग में, कंजर्वेशन में टाइगरों की संख्या बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम इसमें भी है। तो मेरे ख्याल से जब कोई इतिहास लिखा जाएगा 50-100 साल बाद विश्व का, तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर आएगा कि एक नया कदम दिखाया, एक नया रास्ता दिखाया, भारत के लिए नहीं पर विश्व के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, हमारे स्टूडियोज में आए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और अपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भूजल और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन डायरेक्टर अर्चना वर्मा और पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।